हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है सीयूईटी पीजी वाला में। मेरा नाम है संस्कृति और आप सभी मंडे टू फ्राइडे शाम 6 बजे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं अपने सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन के लिए राजनीति विज्ञान या फिर पॉलिटिकल साइंस, जिसका की कोड HUQP18 है। और हमारा जो पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का कारवा है, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजीज की जो सीरीज है उसका आज डे 5 है, 5वां दिन है, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं इकोलॉजिज्म के बारे में या फिर पारिस्थितिकीयवाद के बारे में। क्या होता है ये पारिस्थितिकीयवाद या इकोलॉजिज्म, आज समझेंगे, है ना। और कुछ थेरीज भी है जो रिसेंटली देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा हर एग्जाम में पूछी जा रही है, इवन समवेयर अराउंड इकोलॉजिज्म से रिलेटेड, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली यूपीएससी एग्जाम्स में भी इसके बारे में बात हो रही है। क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, एंड यू नेवर नो इंटरव्यूज में भी, ठीक है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है, सेशन है, वो होने वाला है इकोलॉजिज्म के राउंड। अगर आप पहले दिन ये क्लास देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि हमारी जो क्लास की टाइमिंग्स है, डियर स्टूडेंट, सीयूईटी पीजी एग्जाम 2025 वाला जो एग्जाम है उसके लिए फ्री बैचेस चल रहे हैं और मैं सिस्टमैटिक ढंग से आपको पढ़ा रही हूँ। एंड ये वाला जो सेक्शन है, इससे पहले कि आप ये बोलो कि मैम ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, स्पेशली यूनिट 3 में दिक्कत होती है। एंड व्हाट आई नोटिस्ड यूट्यूब पर कि यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के बारे में तो काफ़ी सारी बात हो गई है, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स ने, डिफरेंट चैनल्स ने, डिफरेंट संस्थाओं ने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 विच इज़ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड इंडियन थॉट के बारे में बहुत बात करी हुई है। यूनिट 3 के बारे में कम बात हुई है, विच इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। तो हमने कहा चलो भाई, फ्री बैच है तो कम से कम स्टूडेंट्स का फायदा होना चाहिए। तो यूनिट 3 में ना आपकी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस है, सिटीजनशिप है, डेमोक्रेसी है, फेमिनिज्म है, एंड उसके लास्ट में लिखा हुआ है एंड अदर रेलिवेंट टॉपिक्स, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? एंड अदर रेलिवेंट टॉपिक्स, ठीक है जी। अब अदर रेलिवेंट टॉपिक्स का क्या मतलब होता है कि और भी अदर जो इसी कॉन्सेप्ट या यूनिट से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड प्रासंगिक मुद्दे हैं, टॉपिक्स हैं, वो सरप्राइजिंगली जो पॉलिटिकल थ्योरी वाला पार्ट है उसमें जब आइडियोलॉजी की आप बात कर रहे हो, फेमिनिज्म की बात है, मतलब फेमिनिज्म क्लियरली मेंशन्ड है, लेकिन बाकी अदर थ्योरीज मेंशन्ड नहीं है। बट फिर से जब रेलिवेंसी की आप बात कर रहे हो, जब आप पॉलिटिकल थ्योरी की बात कर रहे हो यार, तो आप कैसे पॉलिटिकल थ्योरी में लिबरलिज्म है, सोशलिज्म है, मार्क्सिज्म है, इकोलॉजिज्म है, इन सब आइडियाज को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले दिनों में मैंने ये सारे थ्योरीज कवर करवाए हैं। आप सभी जाकर के प्लेलिस्ट पे जाकर के और क्या कर सकते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं इस बात पर कि आज हम क्या क्या मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इकोलॉजिज्म या जैसे हम पारिस्थितिकीयवाद कहते हैं वो क्या है, इमर्जेंस कैसे हुआ इकोलॉजिज्म का, ये शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, एटिमोलॉजी वगैरह समझेंगे। इसके बाद फिर इकोलॉजिज्म क्या कहता है, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, फीचर्स हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन जो बहुत आपके एग्जाम में रेडिली देखा जाता है, शैलो वर्सेस डीप इकोलॉजी के बारे में। तो जो उथली और गहरी परिस्थितिकी है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, ये हम देखेंगे। एक और एरिया जहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गाया सिद्धांत क्या है, तो गाया हाइपोथेसिस के बारे में हम बात करेंगे, एंड एट लास्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। चलिए जी, तो शुरू करते हैं कि ये जो इकोलॉजिज्म है वो आया कहाँ से है, ठीक है। तो इकोलॉजिज्म जो है वो मॉडर्न डे थ्योरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, मॉडर्न थ्योरी है। अच्छा जी, अब मॉडर्न थ्योरी का क्या मतलब है, या पॉलिटिकल साइंस का कुछ चीज़ें मुझे आपको यहाँ पे बतानी भी है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ना ऐसे में समझिएगा कि मैम डेविएट हो रही है, बट मैं थोड़ा डिस्कशन को एंड एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा वास्ट रखूंगी, ठीक है, एकदम बांध के रिस्ट्रिक्ट नहीं रखूंगी इकोलॉजिज्म पे। जब आप पॉलिटिकल साइंस की बात करते हो, स्पेशली आइडियोलॉजी वाले पार्ट की बात करते हो, तो एक समय था जब लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कंजर्वेटिज्म, है ना, इसके अलावा मार्क्सिज्म, इस तरीके की आइडियोलॉजीज जो हैं उनका बड़ा बोलबाला था, ठीक है। लेकिन फिर एक समय आया, स्पेशली आफ्टर 1945, है ना, 1945 के बाद एक नई दुनिया आई, वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो खत्म हो गया, तो एक नए प्रकार का वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हुआ था, क्योंकि उससे पहले
लगभग 200, 250, 300 सालों तक। यूरोपियन पावर्स जो हैं, जैसे यूके है, जैसे फ्रांस है, जैसे पोर्चुगल है, जैसे स्पेन है, इनका बोलबाला था पूरे दुनिया में, है ना। लेकिन 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद, इन पावर्स का क्या हो गया, इन पावर्स का डिक्लाइन हो गया, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और दुनिया को डिफरेंट ऑर्डर, डिफरेंट सिस्टम देखने के लिए मिलता है, एंड दो सुपर पावर्स देखने मिलती हैं जो कि आपस में लड़ रही थी, यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है। तो 1945 के बाद की दुनिया, कोई ना कोई तो एक तो हमें रेफरेंस पॉइंट लेना होगा ना। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से 1945 में ही दुनिया बदली, उसके पहले हम सभी जितने इंसान हैं वो गुफाओं में रहते थे, लेकिन कोई तो रेफरेंस पॉइंट लेंगे। तो ये समझ लो कि 1945 के बाद की दुनिया बहुत डिफरेंट तरीके से बिल्ड होना शुरू हुई, स्ट्रक्चर दुनिया का बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, एंड दुनिया के पास अब बहुत अलग तरीके की प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि विथ द कम ऑफ टेक्नोलॉजी काम का स्पेशलाइजेशन, स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, दुनिया बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, कॉम्प्लेक्सली इंटरडिपेंडेंट हो गई है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, सारा सिस्टम, सारी चीज़ें, हर कुछ ऐसा हो गया, ठीक। तो विथ नई नई चीज़ों के साथ नई नई तरीके की प्रॉब्लम्स भी आती है, ठीक है। तो ये वही दौर था जब अचानक से 1960s के टाइम पर 1960 के दशक में लगभग एकदम से क्या देखने को मिला, पता चला कि ओजोन में क्या है, होल है, ठीक है। तो हमें पहली बार पता चला कि भैया अभी तक जो हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या कर रहे थे, डेवलपमेंट 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 के पीछे भाग रहे थे, विकास विकास विकास, है ना, सारे संसाधन क्या कर दो, ऐसे यूज कर लो, और ये देश ज्यादा डेवलप हो रहा है, वो देश ज्यादा डेवलप हो रहा है, इसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी, उसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों का प्रभाव दिखना, इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट हुआ। और वो स्टार्ट कब हुआ, 1960s में, 1960 की दशक में, ठीक है। अब 1960 के दशक में अचानक से जब पता चला कि यार क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसका प्रभाव हम सब पर पड़ेगा और बहुत बुरा पड़ेगा, और वो बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो गया, ठीक। तो अब क्या किया जाए, तो भैया देखो, अब क्लाइमेट को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, पॉलिसीज लानी होगी, है ना। हमें क्लाइमेट को बचाने के लिए क्या करना होगा, हमें क्लाइमेट को बचाने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज की जरूरत होगी ना, डिफरेंट डिफरेंट नीतियों की जरूरत होगी, है ना, होगी ना जरूरत। अब यही से जन्म होता है इसी समय ग्रीन पॉलिटिक्स का, है ना, यहीं से जन्म होता है किसका, ग्रीन पॉलिटिक्स का, ठीक है। अब ग्रीन पॉलिटिक्स क्या है, इस प्रकार की राजनीति जो कि सिर्फ विकास की बात नहीं करती है, जो कि सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं करती है, जो कि एम्फेसिस देती है या ध्यान रखती है कि जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही है, जो भी डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, जो भी चेंजेस लाए जा रहे हैं, उससे जो क्लाइमेट है ना, हमारा पर्यावरण है, हमारा एनवायरनमेंट है, उसको बहुत ज्यादा क्षति ना हो, है ना, हो सके तो क्षति हो ही ना, हो सके तो डिग्रेडेशन हो ही ना, ठीक है। तो ये है ना थोड़ी सी न्यू टाइप ऑफ आइडियोलॉजी, नया प्रकार का आइडिया। अगर आप ऐसे कनेक्ट कर पा रहे हो तो वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी आई एम श्योर पढ़ रखा होगा, राइट्स की जब आप बात करते हो, करेल वेसैक का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें 3 टाइप्स ऑफ राइट्स की बात करी है, या फिर 3 स्टेजेस ऑफ राइट्स की बात करी है ना, जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ जो राइट्स हैं उसमें करेल वेसैक जो है वो लिबर्टी टाइप की चीज़ों को पुट करते हैं। इसके बाद फिर सेकंड जो टाइप ऑफ राइट्स हैं या सेकंड स्टेज ऑफ राइट्स है, उसमें वो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, कल्चरल राइट्स, इन सभी राइट्स को रखते हैं। एंड थर्ड फिर आ जाता है क्या, थर्ड आता है आपका कॉमन गुड वाले राइट्स, ऐसे अधिकार जिसमें हम सभी का भला है, ठीक है। तो ये जो अभी तक की आइडियोलॉजीज थी, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, वो सब फर्स्ट और सेकंड स्टेजेस ऑफ राइट्स की बात करते थे, लेकिन अब दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब हम थर्ड स्टेज ऑफ राइट्स की बात ज्यादा करते हैं, कॉमन गुड वाली बात ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजिज्म भी उस कैटेगरी से संबंध रखता है, रिलेशन रखता है, ठीक है। समझ गए सभी लोग, चलो जी। तो देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये इकोलॉजिज्म का क्या मतलब है, कहाँ से आया,
मॉडर्न टाइम की थ्योरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो इकोलॉजिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट एम्फसाइजेस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स विद इन अर्थ्स इकोसिस्टम एंड एडवोकेट्स फॉर सस्टेनेबल लिविंग एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। तो ये उस प्रकार की राजनीतिक विचारधारा है, परिस्थिति की बात, जो कि कहती है, जो कि मानती है कि ये जो वर्ल्ड है उसमें सिर्फ ह्यूमंस ही जो है वो सुपीरियर नहीं है, हम इस प्रकृति पर कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है, राइट। हम सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है, और इसीलिए ये हमारी भी इस पृथ्वी का, इस मदर अर्थ का हिस्सा होने के नाते बराबर से जिम्मेदारी बनती है कि हम मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करें, जो हमारा लिविंग स्टाइल है वो सस्टेनेबल हो, है ना। तो जो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, ठीक है। तो बस वही वाली बात आप देखोगे कि ये सारा डिस्कशन भी शुरू 1960s के बाद ही हुआ था, क्योंकि वो ये वही दौर था 1960 के दशक, 1960s, जब ग्रीन पॉलिटिक्स ने क्या किया था, काफी ज्यादा पॉपुलर होना ग्रीन पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया था, और इसने काफी पकड़ अपनी बनाना शुरू कर दिया था पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है जी। कोर आइडिया क्या है ग्रीन पॉलिटिक्स का, कि अगर देखो ऐसा है कि हम अर्थ का पार्ट है, मदर नेचर का पार्ट है, ठीक है। हम अब इस पृथ्वी के बिना तो नहीं रह सकते, एज ऑफ नाउ तो एटलीस्ट ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि हम पृथ्वी छोड़ के भाग जाए, कोई दूसरी पृथ्वी पर रहने लगे जहां पे हमने पोल्यूशन नहीं किया, राइट। तो हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट तो हैं, कहीं ना कहीं हम हमें यही रहना है, इसी पृथ्वी पर रहना, आप छोड़ के नहीं भाग सकते, ठीक है, राइट। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये कि अब हमने अपना लाइफस्टाइल, अपनी जिंदगी, अपना जीवन, अपना काम धाम और अपनी इंसानों की दुनिया इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर ली है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम मदर नेचर को हर मोमेंट, हर सेकंड हर्ट कर रहे हैं, है ना। मतलब पोल्यूशन कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज में अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं, ठीक। तो अब इकोलॉजिज्म कहता है कि ये दोनों ही चीजें एक्सट्रीम पर नहीं हो सकती। हमने जो भी डेवलपमेंट किया, जो भी लाइफस्टाइल हमने अब डेवलप कर ली है, जिसके हम आदी हो गए हैं, हम उसे अंडू नहीं कर सकते। दूसरी चीज, हम अर्थ पे ही रहेंगे, हम अर्थ छोड़ के भाग नहीं सकते, कोई दूसरी अर्थ नहीं बना सकते कि एक ये सोल्यूशन हो जाए। तो अब इन दोनों चीजों का सोल्यूशन क्या है, इन दोनों के एक्सट्रीम में नहीं जा सकते, तो सोल्यूशन है कि कहीं आप बीच में रहिए, ऐसी टेक्नोलॉजीज बिल्ड करिए जिससे लीस्ट टू लीस्ट मदर नेचर को हर्ट हो, ठीक है, और इंसान अपना जो जीवन जी रहा है वो उसका जीवन यापन भी होता रहे। तो ये कोर थीम है किसकी, इकोलॉजिज्म की, ठीक है। चलिए, अब ये वर्ड कहाँ से आया, तो एक्चुअली इकोलॉजी जो वर्ड है आपने बायोलॉजी में जरूर पढ़ा होगा, 9th क्लास में रहता है, इकोलॉजी शब्द होता है ना। तो इकोसिस्टम, इकोलॉजी, ये सारे शब्द, बायोलॉजी ये सारे शब्द आपने पढ़े होंगे। तो 19th सेंचुरी के टाइम पर, 19वीं शताब्दी के टाइम पर जो प्योर साइंसेस है, फिजिकल साइंसेस है, वहां से ये शब्द आया है, ठीक है। वहां पे इस शब्द का और इस बात का, इकोलॉजी का मतलब होता है परिस्थिति, मतलब एनवायरनमेंट समझ लो आप, ठीक है, एक प्रकार से, ठीक, पर्यावरण समझ लो, एक प्रकार से मैं कह रही हूँ, डेफिनेशन वाइज थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट चलो समझ लो। तो वहां पे रिसर्च होती थी, वहां पे सारी चीजें होती थी, वहां से फिर धीरे 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 इस वर्ड को, इस कॉन्सेप्ट को और भी जगह यूज किया जाने लगा, ठीक है। इसके अलावा जॉन मुयर जो हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इकोलॉजिज्म के कॉन्सेप्ट में। इसके अलावा 1960 और 70 के दशक में मॉडर्न टाइम्स में इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स वगैरह बहुत सारे चले, पृथ्वी को बचाने के लिए, पोल्यूशन कम करने के लिए, क्लाइमेट को कंजर्व करने के लिए। तो वहां से भी ओवरऑल जो इकोलॉजिज्म का कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हुआ है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद एटिमोलॉजी, मतलब कि अगर आप किसी शब्द की उत्पत्ति को देखिए, है ना, तो जो इकोलॉजी शब्द है वो एक्चुअली आया ओइकोस नाम के शब्द से है, ठीक है ना। कहां से आया है, ओइकोस नाम के शब्द, ओइकोस एक ग्रीक वर्ड है, और वहां से
इको वर्ड आया, ओइकोस से इको वर्ड आया है। और लोगोस मतलब ग्रीक में ही लोगोस का क्या मतलब होता है, स्टडी, ठीक है ना। तो ओइकोस लोगोस, ठीक है। तो वहां से इकोलॉजी फिर इंग्लिश में वर्ड आया है। तो इकोलॉजी वर्ड जो है उसकी उत्पत्ति ग्रीक लैंग्वेज से हुई है, ध्यान रखिएगा। अलग अलग लैंग्वेजेस में लिबर्टी शब्द है वो एक्चुअली लैटिन भाषा से उसकी उत्पत्ति हुई है। डेमोक्रेसी शब्द जो है उसकी उत्पत्ति अगेन ग्रीक भाषा से हुई। तो आपसे ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस तरीके की बातें भी ध्यान रखिएगा। तो इकोलॉजी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। इसके बाद फिर इकोलॉजी शब्द जो है, इंग्लिश वाला शब्द, इसे 19वीं सेंचुरी में अर्नेस्ट हैकल नाम के एक व्यक्ति, एक विचारक रहे हैं, उन्होंने इस वर्ड को गढ़ा, उन्होंने इस वर्ड को कॉइन किया है, ठीक है, ठीक है जी। और ये जो ट्रांजिशन हुआ है, मतलब साइंस के क्षेत्र से राजनीति विज्ञान तक का इकोलॉजी का जो सफर है वो कब तय हुआ, मिड 20वीं सेंचुरी के टाइम पर, ठीक है ना। मिड 20वीं सेंचुरी मतलब अगेन वही 1960s 70s का समय दौर रहा, जब साइंस का कॉन्सेप्ट इकोलॉजी जो है उसको हमने क्या किया, उसको हमने राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस में भी यूज करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे फिर गढ़ना शुरू हुआ इकोलॉजिज्म की आइडियोलॉजी, ठीक है गाइस। बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अब की प्रिंसिपल क्या है, इकोलॉजिज्म क्या क्या मानता है ये जान लेते हैं। तो इकोलॉजिज्म सबसे पहले मानता है कि भैया सारा जीवन जो है वो इंटरकनेक्टेड है। अभी हम बात करते हैं लिमिट्स टू ग्रोथ, इकोसेंट्रिसिज्म, सस्टेनेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डाइवर्सिटी की बात करता है। अब सबसे पहले इंटरकनेक्टेडनेस की बात कर लेते हैं। तो जो इकोलॉजिज्म है, पहली चीज तो वो ये मानता है कि इंसान जो है वो किसी भी तरीके से इंसान जो है वो किसी भी तरीके से बाकी स्पीशीज, बाकी जीव जंतु जो भी मदर नेचर की गोद में और रह रहे हैं, अर्थ पे रह रहे हैं, उनसे सुपीरियर नहीं है। क्योंकि इंसानों का ये मानना है कि सारे जानवर हैं उनके पास दिमाग कम है और इंसान बहुत स्मार्ट होते हैं, बट इट इज नॉट ट्रू, ठीक है, राइट। इकोलॉजिज्म का मानना है कि हम सभी मदर नेचर का ही पार्ट हैं और हम सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। तो हर कोई मदर नेचर की नजर में क्या है, बराबर है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है जी, राइट। तो इंटरडिपेंडेंसी की बात करता है इकोलॉजिज्म। और ये जो ईगोइज्म है ह्यूमंस के अंदर कि हम बहुत सुपीरियर हैं, हम सारे जानवरों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के अगेंस्ट है कौन, परिस्थिति के बाद। दूसरी चीज़ है लिमिट्स टू ग्रोथ। तो अगेन इकोलॉजिज्म का मानना है कि जो पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर रिसोर्सेज है, मतलब ऑल द रिसोर्सेज वी हैव ऑन एंड इनसाइड द अर्थ, all of these resources are limited. Yeah, all of these resources are finite, they are not infinite. That means they are gonna end soon or someday, ठीक है। इकोलॉजिज्म का मानना है कि पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी पर जो भी संसाधन है, चाहे वो मिनरल्स है, चाहे वो पेट्रोलियम है, चाहे वो पेड़ पौधे, चाहे वो कुछ भी है, वो सब कुछ जो ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं अपने पैसे कमाने के लिए, अपने सो कॉल्ड विकास या डेवलपमेंट के लिए, ये सब कुछ फाइनाइट है या फिर लिमिटेड है, गिना हुआ है। और गिना हुआ है, अगर हम इसे तेजी से खत्म कर देंगे तो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, फिर कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। इसीलिए इन सभी रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, बहुत सोच समझ के यूज करना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा इकोलॉजिज्म एक चीज और मानता है विच इज इकोसेंट्रिसिज्म। इट प्लेसेस नेचर एट द सेंटर ऑफ मॉरल कंसिडरेशन। मतलब कि इकोलॉजिज्म कहता है कि हम प्रकृति का हिस्सा है, ना कि प्रकृति हमारा हिस्सा है। इसका मतलब हुआ कि प्रकृति या मदर नेचर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो सेंटर पर होना चाहिए, है ना। हमको प्रकृति ने बनाया है, हमने प्रकृति को नहीं बनाया, राइट। तो जिसने हमको बनाया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हम। यही चीज कौन एक्सप्लेन कर रहा है, इकोलॉजिज्म। यही कह रहा है कि मदर नेचर जो है उसको सेंटर पर रखना है, मॉरली भी। तो कोई भी काम किया जाए तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाए कि नेचर को तो हर्ट नहीं हो रहा है। ह्यूमन इंटरेस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेचर, ठीक। इसके बाद फिर सस्टेनेबिलिटी। तो इकोलॉजिज्म प्रमोट्स लाइफस्टाइल एंड पॉलिसीज दैट इंश्योर्स लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बैलेंस।
बिल्कुल सही बात है यार, जहाँ पे नेचर को प्रोटेक्ट करने की, बचाने की बात हो रही है, वहाँ पर जो आइडियोलॉजी है वो अपने आप नेचुरली बात करेगी कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेचर को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, इसके बाद फिर डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब कि एडवोकेट्स फॉर लोकलाइज्ड कम्युनिटी बेस्ड सोल्यूशन। इकोलॉजिज्म का कहना है कि प्रकृति को तभी बचाया जा सकता है जब दुनिया का हर एक इंसान जागरूक हो जाए। 4 लोगों के बहुत ज्यादा जागरूक होने से और 4 लोगों का अपनी जिंदगी सर्वस्व न्योछावर, मतलब कि एकदम ही अपनी जिंदगी क्या करना, दे देना क्लाइमेट को बचाने के लिए, उन उतने से कुछ नहीं होगा। All each and every person on this earth has to participate to conserve and protect the nature, तभी काम बनने वाला है। अब अभी क्या होता है, आप एग्जाम्पल के लिए देखो, आप कितने क्या कर लो, वृक्षारोपण कर लो, एफॉरेस्टेशन कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो, लेकिन एट लास्ट जो ये अमेरिका जैसे देश है ना, वहां का कार्बन एमिशन देखो आप, वहां पे वो तो नहीं रुक रहे, वो तो नहीं रुक रहे, है ना, वो तो अपने मन की करे जा रहे, करे जा रहे। तो अब कोई भी देश कितना भी अपना कार्बन एमिशन कम कर दे, लेकिन एट लास्ट अगर बाकी लोग कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो बैलेंस तो बिगड़ा ही रहेगा ना मदर नेचर का। तो जो सोल्यूशन है क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने का, इकोलॉजिज्म कहता है कि वो कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए, लोकल लेवल पर होना चाहिए। मतलब जो समाधान है वो केवल सरकार बस ना करती फिरे, जनता भी उसमें इन्वॉल्व हो, ताकि हर एक व्यक्ति जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस क्लाइमेट चेंज के लिए, वो जिम्मेदारी से सोल्यूशन को क्या करे, सोल्यूशन लेकर के आए, किसका, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उसका। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डाइवर्सिटी की बात करता है कौन, इकोलॉजिज्म। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इकोलॉजिज्म जो है वो एम्फेसिस बायोलॉजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी पर भी एम्फेसिस देता है। ठीक है, राइट, जैविक और सांस्कृतिक विविधता पर भी क्या करता है, जोर देता है इकोलॉजिज्म। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गए आपके क्या, ये हो गए आपके कुछ फीचर्स इकोलॉजिज्म के, है ना, ये हो गए आपके कुछ फीचर्स किसके, इकोलॉजिज्म के। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि ये गाया प्रिंसिपल क्या होता है। आपको कुछ ही बेसिक चीजों के बारे में बात करनी है। हम क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट सा बना लेते हैं, है ना जी, इकोलॉजिज्म के बारे में। तो सबसे पहली चीज जो है इकोलॉजिज्म की है कि ये मॉडर्न डे थ्योरी है, कंटेम्प्रेरी थ्योरी है, या मॉडर्न थ्योरी के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, मॉडर्न थ्योरी या मॉडर्न आइडियोलॉजी है, राइट। इसके बाद फिर दूसरी चीज है, ये 1960s के टाइम पर इमर्ज हुई है। ठीक है, इसके अलावा और क्या बात है, इसके अलावा और क्या बात है, मॉडर्न टाइम की आइडियोलॉजी है, 1960s के टाइम पर आई है, ग्रीन पॉलिटिक्स की बात करती है ना जी, किसकी बात करती है, ग्रीन पॉलिटिक्स की बात करती है। और इसके अलावा इसके प्रिंसिपल्स की लिस्ट बना लेना, है ना जी, इसके एक्सक्यूज मी। इसके अलावा अगर आप वर्ड की उत्पत्ति देखो तो इस वर्ड को कॉइन किसने किया है, अर्नेस्ट हेकल ने किया है। ठीक है जी, अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सक्यूज मी, थोड़ी सी तबीयत अभी 2-3 दिनों से आप देख रहे हो ठीक नहीं है, वो उसी का ही प्रभाव है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस वर्ड का जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, राइट। अब जो इकोलॉजिज्म है वो मेजरली 2 कॉन्सेप्ट्स की बात करता है जिसको हमको पढ़ना है। ठीक है, एक है गाया सिद्धांत, गाया हाइपोथेसिस, ठीक है, एंड द अदर वन इज डीप एंड शैलो इकोलॉजी। ठीक है, राइट।
चलो, तो देख लेते हैं कि ये जो गाया प्रिंसिपल है ये क्या है ना जी। तो 1970s के टाइम पर एक थिंकर आए जेम्स लवलॉक, और उन्होंने एक बड़ी बढ़िया तरीके से समझाया कि जो पृथ्वी है, जो मदर नेचर है, वो सेल्फ रेगुलेटिंग है। मतलब कि पृथ्वी को पता है कब क्या करना है, कैसे करना है, और अपना जो एक पूरा बैलेंस है वो पृथ्वी को पता है कि कैसे बना करके रखना है। ठीक है, तो ये चीज कौन कह रहा है? ये चीज जेम्स लवलॉक कह रहे हैं। सॉर्टेड एवरीबॉडी? इतना समझ आया कि जेम्स लवलॉक जो है वो क्या कह रहे हैं? उनका कहना था कि अर्थ एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। तो उन्होंने मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिए टेम्परेचर के थ्रू, इन सारी चीज़ों के थ्रू। जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा अगर हो जाए, है ना, क्या हो जाए? अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो अपने आप फिर हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है ना, लो प्रेशर हो जाता है, तो फिर हाई प्रेशर विंड्स जो है वो आ जाती है ना। अगर काफी ज्यादा ऐसा ह्यूमिड और वैसा माहौल हो जाए तो फिर बारिश हो जाती है। ठीक, तो अर्थ को पता है, अर्थ समझती है, अर्थ जानती है अपना जो बैलेंस है वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है जेम्स लवलॉक, राइट, कि द अर्थ इज सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू मेंटेन कंडीशंस फॉर लाइफ। तो इसका एक और एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हो कि जो दुनिया है ना, जो क्या है, जो दुनिया है उसमें शेर बहुत ज्यादा नहीं है। वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन जितनी ज्यादा, जितनी बड़ी पॉपुलेशन किसकी है, जितनी बड़ी पॉपुलेशन डियर्स की है, उतने ज्यादा शेर नहीं है ना। तो ऐसा क्यों नहीं है? अगर कभी ऐसा हो कि डियर बहुत कम हो जाए और शेर बहुत ज्यादा हो जाए तो भी वो पूरा जो हार्मनी है, वो सिस्टम है, वो खराब हो जाएगा, है ना, नेचर का। और अगर इसका उल्टा हो जाए, मान लो कि शेर बहुत 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 कम हो जाए, है ना, और डियर बहुत 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 ज्यादा हो जाए, तब भी वो पूरी की पूरी हार्मनी बिगड़ जाएगी। तो आप देख रहे हो कि जो पूरा का पूरा नेचर है वो सेल्फ रेगुलेटिंग है। नेचर को पता है कि कब क्या, कैसे, क्यों, कैसे करना है। और यही चीज जेम्स लवलॉक भी समझाते हैं। ठीक है गाइस, ओके, ये चीज क्या है, जेम्स लवलॉक समझाते हैं। इनका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि अगर इतना ही ज्यादा जो मदर नेचर है वो अपना इक्विलिब्रियम, अपना बैलेंस खुद से बना सकती है अगर, तो ये क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम नहीं होती। और हम ह्यूमंस ने इतना ज्यादा डैमेज कर दिया है ना मदर नेचर को कि अब फिक्सेशन से बियॉन्ड चली गई हैं चीजें। ठीक है, राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट है गाया का कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ना है। वैसे आपको क्या लगता है कि जो गाया कॉन्सेप्ट है जेम्स लवलॉक का, वो सही है, सच है, अप्रोप्रिएट है एक्सप्लेन करने के लिए? आपको लगता है कि जो अर्थ है वो खुद से ही अपना बैलेंस, अपना जो कहना चाहिए कि इक्विलिब्रियम है वो बना करके रखती है? यस और नो लिखो जरा चैट पर, पता चले मुझे भी। लिखिए जरा, लिखिए जरा, फिर मुझे भी पता चले। ठीक है, चलो। अब गाया जो वर्ड है वो एक्चुअली ग्रीक माइथोलॉजी में एक गॉडेस का नाम होता है। ठीक है ना, गाया जो वर्ड है वो एक्चुअली ग्रीक माइथोलॉजी जो है उसमें एक देवी का नाम है। और उस नाम की देवी का मतलब क्या है, वो किसकी प्रोटेक्टर है? तो गॉडेस ऑफ अर्थ मदर और लिविंग थिंग्स, सस्टेनर ऑफ लाइफ। तो ग्रीक भाषा में जो पृथ्वी माँ है उनका नाम गाया है, और वहीं से गाया हाइपोथेसिस जेम्स लवलॉक देते हैं। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ आप मुझे कि अब थोड़ा सा इस डिबेट पर बढ़ते हैं कि मैम ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन हम प्रकृति बचाने जाएं या फिर हम अपना विकास देखें, क्या करें, है ना। सबसे बड़ा जो डिबेट यहाँ पर है वो यही तो है ना कि whether we should go for fulfilling our interest, और इन सब चीजों के बीच में हम थोड़ा सा प्रकृति को बचा ले, या फिर रादर हम इसका उल्टा करें, है ना। रादर फिर हम इसका क्या करें, रादर हम इसका उल्टा करें कि हम प्रकृति को बचाएं, ज्यादा बचाएं, और थोड़ा सा अपना जो डेवलपमेंट है उसको हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज अगर कर सकते हैं तो हम कर दें। क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है, बताइए जरा, आपको क्या लगता है, बताएं जरा।
और यहीं से जो डिबेट है, यहीं से जो डीप इकोलॉजी एंड शैलो इकोलॉजी का डिबेट है या डीप इकोलॉजी एंड शैलो इकोलॉजी है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आता है। ठीक, दो प्रकार के इकोलॉजिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग, देखो मोर और लेस, अब अनटिल एंड अनलेस आप डोनाल्ड ट्रंप जैसा नहीं सोचते हो, है ना, कि क्लाइमेट चेंज कुछ होता ही नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप ऐसा नहीं सोचते हो, है ना, हर कोई चाहता है कि ये जो नेचर है उसको क्या किया जाए, उसको प्रोटेक्टेड रखा जाए, उसको बचाया जाए, है ना, और हम इसके लिए जो कुछ कर सकते हैं हम करें। लेकिन इन सारी चीजों में ना दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई देखो हम अपना डेवलपमेंट तो छोड़ नहीं सकते, हम अपने इंटरेस्ट नहीं छोड़ सकते, लेकिन हाँ हम थोड़ा समय जो है या थोड़े एफर्ट्स जो हैं वो नेचर को बचाने में जरूर लगा सकते हैं। ठीक है, राइट। और दूसरे लोग वो है जो कहते हैं कि सारी दुनियादारी छोड़ दो और मेरा सारा जीवन जो है वो इस मदर नेचर के लिए है। ठीक है, और यहीं से डीप इकोलॉजी एंड शैलो इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है कि जो शैलो इकोलॉजी है, शैलो मतलब क्या होता है, उथला ना, मतलब आप ज्यादा डीप नहीं सोच रहे हो, आप ज्यादा डीप इन्वॉल्व नहीं हो, आपको ज्यादा डीप फर्क नहीं पड़ता कि नेचर का कितना अच्छा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो शैलो इकोलॉजी जो है इट फोकसेस ऑन मैनेजिंग रिसोर्सेज टू बेनिफिट ह्यूमंस। शैलो इकोलॉजी जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच है, मतलब कि ये कह रहा है, शैलो इकोलॉजी जो है वो ये कह रही है कि भाई ऐसी ये ध्यान देती है ऐसी पॉलिसीज पर जिससे नेचर को तो बचाया जा ही रहा है, बट वो पॉलिसीज इंसानों को किसी तरीके से हर्ट नहीं कर रही। ठीक है ना, मतलब कि क्या है, रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज किया जाए कि जिससे इंसानों को क्या मिले, इंसानों की मदद हो। ठीक है, इसके अलावा ये जो अप्रोच है वो एंथ्रोपोसेंट्रिक है, मतलब अगेन कि इंसान पृथ्वी को बचाना चाह रहा है ना, इंसान जो है वो पृथ्वी को बचाना चाह रहा है, लेकिन ऐसा क्यों करना चाह रहा है इंसान, इंसान पृथ्वी को बचाना चाह रहा है, लेकिन ऐसा इंसान क्यों कर रहा है, ऐसा इंसान इसलिए कर रहा है क्योंकि इंसान का इसमें फायदा है, क्योंकि इंसान को पता है कि अगर वो पृथ्वी को, मदर नेचर को बहुत बुरे तरीके से हर्ट कर देगा, खराब कर देगा, खत्म कर देगा सारे रिसोर्सेज, तो फिर वो जिएगा कैसे। तो वो बस बचाना इसलिए चाह रहा है इस नेचर को, सो दैट उसका क्या होता रहे, फायदा होता रहे। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब यही है, एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब है जहां पे जो सेंटर पर है वो कौन है, वो ह्यूमंस है। ठीक है गाइस, सेंटर पर कौन है, सेंटर पर ह्यूमंस है। ठीक, ओके जी। इसके बाद फिर तीसरी बात जो कि शैलो इकोलॉजी करती है इज एडवोकेट्स फॉर टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो जो एंथ्रोपोसेंट्रिक है आइडिया है ना, वो क्या करता है, एंथ्रोपोसेंट्रिक आइडिया, सॉरी, शैलो इकोलॉजी का जो आइडिया है वो कहता है कि भाई क्या करिए, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस दीजिए, क्या करिए, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस दीजिए, नई नई टेक्नोलॉजी लाइए और इस तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए, बशर्ते एक चीज कि ह्यूमन इंटरेस्ट अभी भी सुपीरियर है, ह्यूमन के बेनिफिट में ये सारी चीजें हों। ठीक है, चलिए अब दूसरे टाइप ऑफ पीपल या इकोलॉजी की बात कर लेते हैं जो कि बहुत रेडिकल चेंज की बात करती है। किसकी बात करती है स्टूडेंट्स, रेडिकल चेंज की बात करती है, और ये वैसा आइडिया जो कहता है कि हमने पृथ्वी को इतना खराब कर दिया है, इतना बर्बाद कर दिया है कि अब देयर इज नो अदर वे देन टू गेट बैक टू दी जो ओल्डर लाइफस्टाइल है वहां पर जाने के। ठीक है, राइट। तो क्या कहता है जो डीप इकोलॉजी है वो कहता है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना होगा, और लाइफस्टाइल में कैसा बदलाव, रेडिकल चेंज, है ना। ये कहता है कि भाई जब नेचर ही नहीं बचेगा आज से 50 साल, 60 साल, 100 साल, 150, 200 साल, जितने साल भी, मतलब बहुत कम समय का जो समय उसमें, तो फिर हम क्या कर लेंगे, ठीक, फिर हम क्या कर लेंगे। तो इसलिए जो डीप इकोलॉजिस्ट हैं, ये डीप इकोलॉजी का जो आइडिया है वो कहता है कि नेचर को सेंटर पे रखो, बायोसेंट्रिक मतलब कि नेचर सेंटर पर है, ऐसी अप्रोच है कि नेचर बचना चाहिए, भलाई उसके लिए ह्यूमन बींग्स का कितना भी बेनिफिट जो है उसको सेक्रीफाइस करना पड़े। एंड अगेन ये रेडिकल लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करता है कि बिल्कुल ही रिड्यूस कर दीजिए जो भी डेवलपमेंट, जो सारी चीजें हम कर रहे थे उसको बिल्कुल हॉल्ट कर दीजिए।
ठीक है, क्या करिए, उन सारे चेंजेस को, उन सब कुछ जो कुछ भी अभी तक हमने डेवलपमेंट किया है, जो कुछ भी ह्यूमन फुटप्रिंट्स क्रिएट किया है, अब बस इन सब को हॉल्ट कर दीजिए, रोक दीजिए, अब कुछ भी नहीं करेंगे, सो दैट धीरे 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 ही सही, लेकिन जो नेचर का क्या हुआ है, डिग्रेडेशन हुआ है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जो मदर नेचर है उसको खुद को फ्लरिश करने का एक स्पेस और मौका मिलेगा जब हम वो एक्सप्लॉयटेशन क्या कर देंगे, रोक देंगे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है वैसे शैलो इकोलॉजी वाला जो मॉडल है वो ज्यादा सस्टेनेबल है, ज्यादा बेहतर है, या फिर डीप इकोलॉजी वाला? और सस्टेनेबल शब्द से मुझे याद आया, जरा बताइए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये किस प्रकार की पॉलिसी या किस प्रकार के उसके अंतर्गत आएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप डीप इकोलॉजी के अंतर्गत रखेंगे या फिर शैलो इकोलॉजी के अंतर्गत? प्लीज कमेंट करें थोड़ा सा चैट सेक्शन में। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्कार जी, बताइए किस कैटेगरी में रखेंगे? ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया है वो किस कैटेगरी में आएगा? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो एक्चुअली शैलो इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आएगा। कैसे? ऐसे कि इंसान अपने फायदे के लिए, इंसान कह रहा है ना कि भैया हमारी आगे की भी जो पुश्तें हैं, है ना, इंसान क्या कह रहा है, इंसान कह रहा है ना कि हमारी आगे की भी जो पुश्तें हैं वो क्या हो जाए, उसके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहे। ऐसा ना हो कि हम सारे रिसोर्सेज खत्म कर दें, तो इसीलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, हम अंधा विकास नहीं करेंगे, हम सस्टेनेबल तरीके से करेंगे ताकि हम आज भी खुशी खुशी जिए और हमारी आगे की पुश्तें, आगे की जनरेशन भी खुशी खुशी जिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इंसान अपना बेनिफिट ही तो सोच रहा है ना, राइट? तो अगेन क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका शैलो इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट, इसके अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम रखेंगे। ठीक, समझ गए सभी लोग? तो आई थिंक दैट इज इट। कई सारे ग्लोबल अग्रीमेंट हुए हैं, ये आपके पढ़ने की चीज है कि ये जो ग्रीन पॉलिटिक्स या फिर इकोलॉजिज्म का कॉन्सेप्ट आया था, उसके बाद से बहुत तेजी से दुनिया भर में नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट अग्रीमेंट्स, पॉलिसीज, कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीजें लाई गई, इस पर काम करने की भी पूरी कोशिश करी जा रही है। इसके पहले कोई नहीं सोचता था, इसके पहले तो सबको लगता था, सबके दिमाग में ही नहीं था कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती होगी, लेकिन 1960 से पता चला। यहाँ पे एक विचारक जिनका कि नाम रेचल कार्सन है, वो उनका भी कंट्रीब्यूशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 1960 के टाइम पर उनकी एक किताब आई थी और उस किताब का नाम था दी साइलेंट स्प्रिंग, है ना। अब दी साइलेंट स्प्रिंग की क्या खास बात है, मैं फिर से आप सभी को बता देती हूँ कि मैं कह क्या रही हूँ। मैं आप सभी से ये कह रही हूँ कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, इस क्लाइमेट चेंज के बारे में एक्चुअली पहले नहीं बात होती थी, किसी को पता ही नहीं था कि ये क्लाइमेट चेंज जैसा भी ना कुछ होता होगा। सब डेवलपमेंट की दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। 1960s के टाइम पर एक विचारक आती है रेचल कार्सन, और उनकी किताब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है जिसका कि नाम है साइलेंट स्प्रिंग। अब उस किताब में क्या लिखा गया है, उस किताब में रेचल कार्सन बताती हैं कि कैसे ये जो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब का इतना ज्यादा यूज किया ह्यूमंस ने कि जो चिड़िया होती है ना, उसने ये फसलें खाई और चिड़ियों की पूरी जो प्रजाति है वही गायब हो गई, वही विलुप्त हो गई। तो एक टाइम पर जो स्प्रिंग में चिड़िया चहचहाती थी, अब वो स्प्रिंग पूरे तरीके से साइलेंट हो चुका, चिड़ियों का नामो निशान ही खत्म हो गया। तो इंसान ने डेवलपमेंट के नाम पे नेचर को कितना डिग्रेड किया है, इस बात को रेचल कार्सन ने अपनी दी साइलेंट स्प्रिंग नाम की किताब में बताया है, और वहां से फिर क्लाइमेट चेंज पर बहुत ज्यादा तेजी से बात होना जो है वो शुरू हुई थी। तो ये पूरा का पूरा आप कह लीजिए कि कहानी है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज की जो बात है वो स्टार्ट हुई, है ना। और हमने कभी नहीं सोचा था कि हमने नहीं, मतलब हमारे जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उनके दिमाग में तो ऐसा कभी नहीं आया होगा कि नेचर को इस तरीके से डिग्रेड किया जा रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम इन सभी मुद्दों पर भी बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो कई सारे थिंकर्स हैं
देखो हमने बात करी थी ना रेचल कार्सन की, तो रेचल कार्सन है, जेम्स लवलॉक है, अर्नेस है ना जी। इसके अलावा आल्डो लियोपोल्ड है, मूरे बुकचिन का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये भी एक क्या है, इकोलॉजिस्ट है या फिर इकोलॉजिज्म से रिलेटेड थिंकर है, राइट। एंड इसके अलावा शूमैकर हैं, ये भी क्या है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिज्म से जुड़े हुए थिंकर है। एंड इनकी किताब का भी नाम भी बहुत पूछा जाता है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस किताब के बारे में भी, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल इनकी किताब है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अब आप सभी क्या करिएगा, आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हम नेचर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या डीप इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है हम उसके तरफ जा सकते हैं, पॉसिबल है, या फिर आपको लगता है कि मैम शैलो इकोलॉजी ही एक क्या है, सल्यूशन है। और लेकिन हाँ, शैलो इकोलॉजी को भी एटलीस्ट हम सीरियसली लें कि फिर जो थोड़ा भी बदलाव कर रहे हैं, थोड़ी भी चीजें कर रहे हैं अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो थोड़ा ही कंट्रीब्यूशन दे, बट वो कंट्रीब्यूशन हर कोई करे, क्योंकि बूंद बूंद से ही मैम घड़ा भरता है। तो डू राइट इन दी कमेंट सेक्शन, दिस इज द चैट सेक्शन गाइस, डू राइट इन दी कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है, डीप इकोलॉजी या शैलो इकोलॉजी, कैसे हम अपने मदर नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे शाम 6 बजे अपने पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो मुझे कहना ना पड़े, लेकिन अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए अपने एक्सपीरियंस इस क्लास के, और आप जो सीखते हैं उसके बारे में डिस्कस करिए अपने दोस्तों के साथ, है ना, क्योंकि दूसरों को पढ़ा करके ज़्यादा अच्छा समझ आता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी। अब मुलाकात करते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, साथ में जुड़ने के लिए और अपना साथ बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।